जो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पथिक। पथिक नामक जो पाठ है, यहाँ पर इस पाठ का जो एक कविता एक दोहे में मानो व्याख्यान करने का प्रयास किया गया है कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। तो यह एक बहुत अच्छी पंक्ति है। मानो कि कभी मुक्त रहने वाले इनमें कोई भी किसी प्रकार का माने किसी, देखिए पथिक के लिए कहा गया है। पथिक माने राहगीर, समझ सकते हैं पथिक का अर्थ ही हुआ राहगीर। तो राहगीर कैसा है? जो यात्रा करने वाला होता है वो अपनी मर्जी से यात्रा करता है, किसी दूसरे के कहने पर कभी यात्रा नहीं करता। तो इसके जो कवि हैं, मैं पहले इनके कवि के विषय में बताऊंगा। इनके जो कवि हैं पथिक के, वह राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। जन्म सन 1881 में कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मिलन, पथिक, स्वप्न और खंड काव्य, मानसी, फुटकर कविता संग्रह। इनका जो ये जो चीज़ें दी हुई हैं, ये मैं आपको टिक लगाते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे। तो यह जो चीज़ें हैं, यह इनकी रचनाएं हैं। इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु सन 1962 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो राम नरेश त्रिपाठी जी छायावाद पूर्व की खाड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू जो है उर्दू का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। और उन्होंने स्वाध्याय मतलब डिग्रियां प्राप्त भले न की, लेकिन इसका स्वाध्याय पढ़ करके ही इन सब चीज़ों को इन्होंने प्राप्त किया। तो और कवियों के मतलब ये प्रिय समाज सुधारक भी रहे और मतलब अपने कविताओं के माध्यम से इन्होंने, देखिए कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि। माने यह जो कविता के जो कवि होते हैं, तो कवियों की तो बात ही निराली है। और कवि कभी भी इस विषय को नहीं भूलते और बहुत अंदर तक कविता के प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो कवि होते हैं वह उन्मुक्त होते हैं और वास्तव में जो उन्मुक्त होते हैं वही कवि होते हैं। मतलब यह मैं आपको फंसा नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको सच बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कवि वही बन सकता है जो उन्मुक्त हो। उन्मुक्त जो होता है, जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, वह ही कवि हो सकता है। तो बच्चों आइए आज मैं आपको पथिक कविता पढ़ाऊँगा। तो पथिक कविता में आप लोग मेरे साथ ध्यान देंगे। इस कविता का नाम है पथिक। मैं टिक लगा रहा हूँ, आप टिक लगा कर जहाँ मैं लगाऊँ वहाँ ध्यान देते जाएंगे। तो प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिधि माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचारू, यही चाहता मन है। माने कवि कहना चाहते हैं कि प्रतिक्षण माने हर एक समय, प्रतिक्षण माने हर एक समय, ये वाली पंक्ति पढ़ रहा हूँ। प्रतिक्षण माने हर एक समय नूतन वेश बनाकर, माने एक नया वेश बना करके, रंग बिरंग नियाला, जो यहाँ पर बादल की उपमा दे रहे हैं कि रंग बिरंगा नूतन वेश बना करके रवि के सम्मुख माने सूर्य के सम्मुख थिरक रहे हैं। नभ की वारिधि माला माने जो आकाश की जो माला है, आकाश की माला क्या, बादल ही हैं। तो यह जो मालाएं हैं, यह रवि के सम्मुख माने सूर्य के सम्मुख थिरक रही हैं। नीचे नील समुद्र है, ये मैं तीसरी लाइन पढ़ रहा हूँ। नीचे नील समुद्र है, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। माने ये मैं कह रहे हैं कि घन माने बादल, और बादल के बीच में बैठ करके मैं घूमूं, यही मेरा मन चाह रहा। मैं ये वाली पंक्ति पढ़ रहा था अभी तक, ये पहली वाली, आप लोग ध्यान देंगे। मैं आपको यहाँ पर टिक भी लगाते हुए जा रहा हूँ, बाकायदा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये पहली वाली पंक्ति मैं जो है ये अभी पढ़ रहा था। तो माने कवि ये चाहता है कि मैं मतलब नील गगन के बीच में घन में बैठ करके और ये विचरूं, ये मेरा मन चाहता है। माने आकाश में जाऊं और बादलों के बीच में बैठ करके और खूब आनंद उठाऊं, यह मन चाहता है। तो अपने मन की बात यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत की है। और बच्चों मैं आपको दूसरी पंक्ति में बताना चाहूँगा। दूसरी पंक्ति में
रत्नाकर गर्जन करता मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। माने कवि कहते हैं कि यह जो देखिए वाली पंक्ति मैं पढ़ रहा था, दूसरी वाली, तो मैं इसका अर्थ बताऊंगा कि रत्नाकर गर्जना करता, रत्नाकर माने बादल जो है वह गर्जना कर रहा है। मलयानिल रत्नाकर या समुद्र भी कह सकते हैं, समुद्र गर्जना कर रहा है। और वैसे समुद्र का ही शाब्दिक अर्थ रत्नाकर है, तो समुद्र गर्जना कर रहा है और मलयानिल बहता है। और हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, मतलब नदियाँ बहती हैं और हरदम हृदय में यह हौसला भरा हुआ है कि भरा रहता है, माने यह आत्मविश्वास भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भरकर। माने यह कह रहे हैं कि समुद्र के कोने कोने में जा कर के, लहरों के बीच में बैठ कर के, और मैं समुद्र के कोने कोने को जा कर के देख के आऊँ, यह मेरा हौसला भरा रहता है, ये मेरा हौसला कहता है। तो अब देखिए बच्चों, ये सबसे अच्छी बात है कि कवि जो है यह कहना, यह आपको यह बता रहे हैं कविता में कि उनका हौसला कितना बुलंद है। वह हौसले जो होते हैं ना, यह व्यक्ति को कहाँ कहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो कवि अपने हौसलों की बात कर रहे हैं। हमने ये दो आपको ये चीज़ें आपको पढ़ा दी, ये दो पंक्ति के विषय में मैंने आपको बताया है, और भी आपको और विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। और मैं आपको तीसरी पंक्ति पढ़ाने जा रहा हूँ। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अवसारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। माने अब देखिए, निकल रही है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, माने जो दिनकर की जो किरणें, माने सूर्य की जो किरणें हैं, जब वह किरणें निकलती हैं तो मानो ऐसा लगता है, देखिए जब पानी में जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक और किरण पैदा हो गई हो, दो किरणों का बोध होता है। क्यों? क्योंकि वह पानी में जब किरण का प्रकाश जाता है तो वह बिंब जो होता है, वह उसका बिंब माने छाया उसकी दिखाई देती है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, माने वहाँ पर एक ऐसा लगता है जैसे बड़ा सुंदर सोने का कोई स्थान है, चमक ऐसी होती है पानी में, सूर्य का प्रकाश जब सीधे पानी में पड़ता है तो वह सोने के समान चमक होती है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अवसारी, माने यह जो सोना है, यह जो लक्ष्मी की जो चीज़ें हैं, सोने इत्यादि, ये सब लाने को इस पुण्य भूमि पर मेरा मन करता है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, मानो ऐसा लगता है जैसे समुद्र ने सोने की सड़क निर्मित कर दी है, मानो ऐसा लग रहा है। रत्नाकर माने समुद्र ने इस स्वर्ण की सड़क को बना दिया है। अब देखिए, हमने 3 पंक्ति पढ़ ली, कौन कौन सी मैं आपको बता दूं, 1, 2 और ये 3। अब हम चौथी पंक्ति पर पढ़ेंगे। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। मतलब निर्भय माने निर्द्वंद हो करके, कोई भय नहीं है, ऐसी गंभीरता पूर्वक भाव से जो है जो सागर है वह लहरों से खूब मतलब आगे आ रहा है, और अति सुंदर जो इसकी गर्जना है, लहरों के ऊपर जो लहरें आ रही हैं, यह बहुत सुंदर लग रही हैं। और कहो कहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, कहो यहाँ से बढ़ कर के, माने इस जगह से बढ़ कर के और कोई सुख पा सकता है व्यक्ति। अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी, माने ऐसा अनुभव करो प्रेम भरा हुआ। अनुराग माने प्रेम, अनुराग का यह जो माने प्रेम ही है, स्थायी भाव है अनुराग का। तो अनुभव करो, प्रेम से अनुभव करो तो प्रेम उमड़ आता है। इतना सुंदर यह दृश्य है, इस दृश्य को देख करके प्रेम उमड़ आता है। हमने इन 4 पंक्तियों को पढ़ा है, और अब आगे पढ़ेंगे
5वीं पंक्ति को अभी मैं और अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। मैं बहुत जल्दी में आपको ये बातें बता रहा हूँ, और चूँकि थोड़ा सा समय का भी संकोच है और कुछ स्थितियाँ भी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसी हो जाती हैं जो कि कई बार मजबूरियों का सामना उससे करना पड़ जाता है। तो मैं आपको अब 5वीं पंक्ति पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। ये है 5वीं पंक्ति, और ये तो क्या कहना चाह रहे हैं कवि इसमें, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अतिरिक्त अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मिता वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा से मधुर गीत गाता है। माने जब अर्धरात्रि हो जाती है, मतलब रात्रि का जब समय होता है, तो मानो ऐसा लगता है कि पूरी रात्रि ने सारे संसार को ढक लिया है। क्या कर लिया है? ढक लिया है, पूरे जग को, पूरे संसार को ढक लिया है। और अंतरिक्ष में की छत में, जो माने अंतरिक्ष जो है, आसमान में चारों तरफ तारे ही तारे दिखाई देते हैं। सस्मित वदन जगत है, जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। और जो जगत का स्वामी है वह मानो शशि माने चंद्रमा जो जगत का स्वामी है वह बहुत धीरे गति से वहाँ पर आता है, और तट पर खड़ा गगन गंगा से मधुर गीत गाता है। मानो ऐसा लगता है जैसे तट पर खड़े होकर के मधुर गगन गंगा माने आसमान में जो गंगा है, आकाश गंगा, वहाँ पर खड़े होकर के और बड़ी सुंदर सुंदर गीतों को सुना रहा है। कवि देखो, ये है कवि की वाणी। कवि ने इस बात को आपको एहसास कराने का प्रयास किया है। देखिए, कवि जो होता है, यही तो कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि। कवि कभी भी किसी भी अर्थ को प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ पर कवि ने कितनी बड़ी बात कह दी है, आकाश का वर्णन कर दिया है, अंतरिक्ष का वर्णन कह दिया है, अपने एक पंक्ति पर एक कवि ने वर्णन कर दिया है। तो आइए अब हम लोग 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे। उसमें ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विरोध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पंछी हर्ष संभाल ना सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। और मतलब उसमें जो विमुग्ध हो जाते हैं इन सभी प्राकृतिक मतलब सौंदर्य पर, जो नभ पर माने आकाश पर चंद्र जो है विहंस देता है, माने चंद्रमा भी प्रसन्न मन से जो है विरह करता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, माने वह भी तन को सजा लेता है। पक्षी हर्ष संभाल कर, माने वृक्ष जो है, वृक्ष के पत्ते पुष्प आदि सभी खिल उठते हैं। पक्षी हर्ष संभाल ना सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। और पक्षी भी हर्षपूर्वक जो है मतलब प्रसन्न हो जाते हैं जब ऐसा सौंदर्य का, मतलब ऐसा सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य होता है, तो सब चहक उठते हैं। पक्षी, पुष्प इत्यादि, पत्ते इत्यादि, वृक्ष इत्यादि सभी कुछ प्रसन्न हो जाते हैं। और फूल सांस लेकर सुख का सानंद महक उठता है, और फूल भी बढ़िया सुंदर सुंदर महकों से, खुशबू से और उस पूरे प्राकृतिक सौंदर्य को सजाता रहता है। तो अब देखिए, अब हम लोग 6वीं पंक्ति पढ़ेंगे बच्चों। मैं आपको बताऊं, अभी हम लोगों ने मतलब 5वीं पंक्ति को पढ़ा है, अब हम लोग 6वीं पंक्ति पढ़ेंगे। तो आइए। उपवन गिरी सानुकुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी, विश्व विमोहन हारी। वन उपवन सब कुछ आनंदित हो जाते हैं, सान कुंज मेघ बरस पड़ते हैं, और इतना सुंदर यह मौसम हो जाता है कि मेघ को भी रहा नहीं जाता और मेघ भी बरस उठते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, माने मेरे मन में भी बड़ा इस सौंदर्य को देख करके बहुत ज़्यादा मेरे मन को प्रसन्नता होती है, मेरे मन में भी मानो प्रलय आ जाती है। और नयन नीर झड़ते हैं, और मेरे नयनों से भी नीर झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी। और लहर
की जो मतलब है मतलब जो लहरें हैं वह उमा हृदय की भी लहरें और सागर की भी लहरें उमड़ उठती हैं। तृण तरु गिरि नभ, इन सब चीज़ों का वर्णन, माने तरु माने तट माने नदियों का तट, लहर जब आता है तृण, तृण माने घास, और तरु माने वृक्ष, गिरि माने पर्वत, नभ माने आकाश, और किरण माने जो वे माने किरणें हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। जलद पर प्यारी, और यह भी इनका भी यह भी नाच उठते हैं। जलद माने समुद्र, यह भी नाच उठते हैं, इनको भी प्रेम उमड़ आता है। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन भारी, यह जो कहानी है यह विश्व की कहानी है जो सारे संसार को विमोहित कर देने वाली है। और अब हम लोग अंतिम पंक्ति पढ़ेंगे बच्चों। ये अंतिम पंक्ति है। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी कि मैं है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं शायद इस अक्षर को बन जाऊं। कैसे मैं इसको, मतलब कहते हैं ना जब हम कोई बात नहीं प्रकट कर पाते तो क्या कहते हैं कैसे प्रकट करूं, कैसे मैं इसको आपको समझाऊं। तो यहाँ पर यही कवि कहना चाह रहे हैं कि इतना सुंदर दृश्य है कि मैं इसे आपको कैसे सुनाऊं, यह कहानी ऐसा है कि मैं कैसे इसको प्रकट करूं। जी मैं अक्षर बन जाऊं, मुझे लगता है मैं खुद अक्षर बन जाऊं और बनूं विश्व की वाणी, पूरे संसार की वाणी बन जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, और पूरा जो मतलब आनंद देने वाला, पवित्रता देने वाला, सदा शांति देने वाला जो सुखकर आनंद है, आनंद देने वाला जो सुखकर यह जो दृश्य है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो मतलब यह जो राज्य, ये जो परम सुंदर का जो राज है, रमानी राज का मतलब राज्य भी कह सकते हैं। परम सुंदर जो राज्य है वह प्राकृतिक और अतिशय सुंदर, माने यहाँ पर इतनी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि वह एक स्थान का रूप दे देते हैं। और इस सुंदरता का व्याख्यान कैसे करूं, मैं अक्षर बन जाऊं तभी भी मैं इस सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। कवि इस प्रकार से, माने इस प्रत्येक प्राकृतिक सुंदरता को कवि ने इस प्रकार से वर्णन करने का प्रयास किया है। आप लोगों के समक्ष में आप लोग और भी इसे बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अब इसका प्रश्न उत्तर है, आप सभी लोग देखिए, मैंने आपको इतने अच्छे से भावार्थ सहित पढ़ाने का प्रयास किया है। आप लोग भी जो मतलब यह जो प्रश्नोत्तर है, पथिक के मन कहाँ विचरने के लिए करते हैं, ये पहला प्रश्न है। और सूर्योदय का वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार से मतलब इन्होंने आशय स्पष्ट करना है। और ये पूरे प्रश्नोत्तर आपको अपने आप ढूंढ करके करने हैं, और जिससे ना बने वो मुझसे अवश्य पूछेंगे। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, और आपको हमेशा मैं इसके लिए मदद करता रहूँगा। आशय स्पष्ट करने के लिए भी कवि ने यहाँ पर कहा है, कुछ आशय भी स्पष्ट करने हैं, और कविता के आसपास मतलब वही सारांश के रूप में प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर कहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आगे की अगले वीडियो में मैं आपको कल फिर एक पार्ट पढ़ाऊँगा। ये मैं अपनी तरफ से पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका कोर्स थोड़ा सा पीछे हो गया है, तो मैं उसके लिए आपके पास यदि अगर समय होगा तो आप लोग मुझे रिप्लाई करें कि हाँ सर हम और पाठ आप हमको पढ़ाइए, तो मैं आपको और भी बताऊंगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।